हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का 5th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हिंदी मीडियम में आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन हम समझा दोनों में देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, यानी ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा, ये आपको बताना है और अपने आंसर का रीजन भी देना है। ठीक, एक एक से क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कह रहा है एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अ लाइन कैन ड्रॉ थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक पॉइंट से हम इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। किसी भी एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन्स, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। इन्फिनिटी लाइन्स खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसीलिए असत्य है, फॉल्स है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, बिल्कुल नहीं। 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। अ लाइन इफ कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 2 डिफरेंट पॉइंट्स। एक ही खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें अवधारणा दी गई हैं। अवधारणा आप थ्योरी में पढ़ेंगे, तो अवधारणा एक कहती है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जब अवधारणा एक कह रही है, कंसेप्ट कह रहा है, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन वो ऑन बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं हम टर्मिनेटेड लाइन को। कोई भी लाइन टर्मिनेटेड हो चुकी है ना, और उसको आप दोनों तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अभिधारणा सेकंड पढ़नी होगी। अभिधारणा सेकंड क्या कहती है कि एक लाइन को आगे चाहे जितना ड्रॉ कर एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड्स। इसीलिए लाइन में दोनों तरफ एरो लगा होता है, और एरो ही आपको ये बता रहा है, तो सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रिज्याएं तो बताती हैं कि सर्कल आपके बराबर हैं, रेडियस से पता चलता है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री कहता है, यूक्लिड की अवधारणा है कि वे वस्तु जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब दो वृत्त बराबर हैं, अगर वृत्त बराबर हैं तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये सत्य हो जाएगा। ये आपका 4th क्वेश्चन इसमें था, फर्स्ट पार्ट में। ठीक, तो अगर वृत्त अब दोनों बराबर हैं तो उनकी दोनों की रेडियस कैसी होगी, दोनों की सर्कल की रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, इसीलिए उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी बेटा, आपस में बराबर होंगे। क्लियर? ठीक, चलिए, ये वृत्त बराबर हैं इसीलिए परस्पर संपादी होंगे। सर्कल्स आर इक्वल देन तो कोइंसाइड होंगे, है ना। इनकी रेडियस कैसी होंगे, इनके केंद्र और परिधि कैसी होंगे, संपाती होंगे। यानी अगर एक के ऊपर एक सर्कल को रख दोगे तो पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा, ढक लेगा। ठीक, दूसरा भी इसी रेडियस का बनाओगे तो बिल्कुल इसी के ऊपर आएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक बना है कि दो बने हैं। ठीक, रेडियस भी बनाओगे तब भी आपका क्या है, ये आगे क्या करें, तो इनकी जो त्रिज्या हैं वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, संपाती होंगी, कोइंसाइड होंगी। रेडियस कैसी होंगी, कोइंसाइड होंगी, त्रिज्याएं आपस में संपाती होगी। उसने कहा कि अपने रीजन भी देना है, तो रीजन हमने दे दिया क्यों बराबर हो। यूक्लिड की अवगृहीत चार के अनुसार ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, ये 3 आकृतियां दी गई हैं, पहली दूसरे के बराबर है, दूसरी तीसरी के बराबर है, तो क्या पहली और तीसरी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। सत्य होगा, ये ट्रू है, ये कैसा है, ट्रू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा, अवगृहीत अवधारणा कितनी, एक के अनुसार, क्या कहता है यूक्लिड, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ए बी और एक्स वाई भी कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। एक ही वस्तु के बराबर हैं दोनों, दोनों किसके बराबर हैं, पी क्यू के।
अगर दोनों पी क्यू के बराबर हैं तो ए बी और एक्स वाई भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये डेफिनेशन है समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस क्या होती है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है। समांतर रेखाएं यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव एक समान हो तो वे समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता है उनके बीच में, कोई भी एक दूसरे के बीच में कोई भी इंटरसेक्ट या कॉमन पॉइंट नहीं होता, दोनों के बीच में हर जगह गैप इक्वल होता है। इन्हीं लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच में क्या-क्या नहीं होता कि कॉमन पॉइंट नहीं होता, और होता क्या है, दोनों के बीच में इक्वल गैप होता है बस। 2 चीज़ें याद रखो, क्या होता है और क्या नहीं होता है। होता है वो इक्वल गैप है, जो नहीं होता है वो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होता, वो काटती नहीं है एक-दूसरे को, मिलती नहीं है दोनों, दोनों के बीच में गैप बराबर है। तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएँ कहते हैं, है ना? रेखा, दूरी, बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये आपके सामने समांतर रेखा की परिभाषा थी। समांतर रेखा। दूसरी आती है आपकी लंब रेखाएँ। 2 रेखाएँ एक-दूसरे पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कोण बना रही हैं एक-दूसरे से। ऐसी रेखाएँ परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। ऐसी रेखाएँ लंब रेखाएँ होती हैं। ऐसी लाइन्स को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, जो कि एक-दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हुए 90 डिग्री का एंगल बना रही हों। ठीक? एंगल, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक एंगल और एक लाइन, एक रेखा और एक कोण। रेखाखंड, रेखाखंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचे जाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। है ना? लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, एक पॉइंट है और एक लाइन है। लाइन और पॉइंट आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका रेखाखंड भी हो गया, जैसे ये लाइन खींची हमने, इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं और क्या करेंगे, वहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखा खींचनी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी एक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट। एक सेंटर से सरकमफ्रेंस के आसपास कोई भी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? रेडियस होती है, वो उसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। वर्ग ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स आर, उसके क्या होते हैं? चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जब एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसकी चारों साइडें कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ऐसे को, इस क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं, भुजा, कोण, चतुर्भुज। ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नीचे दी हुई अवधारणाओं पर विचार करना है। पहली है, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। ए एंड बी 2 पॉइंट्स आर गिवन। थर्ड थर्ड पॉइंट इज lie on between ए एंड बी। तो इन अवधारणाओं में बहुत से अपरिभाषित शब्द हैं, जैसे बिंदु, रेखा, है ना? अनडिफाइंड टर्म्स हैं इसके अंदर, क्या? पॉइंट और लाइन्स। कि पॉइंट एक लाइन है ए बी, इस पर एक पॉइंट है सी। 2 चीज़ें आ रही हैं, दोनों की दोनों अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है कि ये कहाँ है, इनकी लेंथ क्या है, इनकी डिस्टेंस क्या है, इसके बारे में उसने कुछ भी कंसेप्ट नहीं दिया। दूसरा कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये अवधारणा अविरोधी है, क्योंकि ऐसा कथन निर्मित करना संभव है जो किसी अन्य अवधारणा से पहले सिद्ध किया कि कथन के विरुद्ध। वो पहले ही कह रहा है 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों एक रेखा पर नहीं है। डिफाइन तो उसने पहले ही कर दिया। जब पहले ही कर दिया, पहले ही बता रहा है कि वो लाइन पर नहीं है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना? ये अवधारणा यूक्लिड की अवधारणा 1 से प्राप्त होती है। कहाँ से मिली हमको ये अवधारणा? यूक्लिड के एक्सम से मिलती है हमको, है ना? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं,
पेडागोजिकल क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, आपको बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकली नहीं है। इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, जो कि हमने उसका रीजन हिंदी में लिख दिया है। किन्हीं दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, और उसी पर ये डिफाइन है। पहली बात तो ठीक है, इसमें बस केवल पॉइंट डिफाइन नहीं है, लाइन डिफाइन नहीं है, बाकी वो कह तो रहा है कि एक लाइन पर तीसरा पॉइंट सी है। दूसरी बार में उसने पहले ही डिफाइन कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूव करने वाला है। दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। सी की लोकेशन दे रहा है कि ए बी पर है, लेकिन इस तरह से है कि ए सी और बी सी दोनों बराबर हैं। तो हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की ए बी, सी हमने कहीं बीच में एक पॉइंट ले लिया, सी हमने कहीं पे एक पॉइंट ले लिया, और दिया गया गिवन है आपको कि ए सी इक्वल टू बी सी है। ठीक, अगर हम फिगर से देखें तो ए सी प्लस बी सी करेंगे तो ए बी के इक्वल टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए सी इक्वल टू, या दोनों पक्षों में क्या करें, दो का गुणा कर लो, ए सी जोड़ दें, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, ए सी। डायग्राम से भी कर सकते थे, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, लेकिन हमको लाना तो ए सी जोड़ दिया, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी हो गया। अब बी सी प्लस ए सी को आप देखोगे तो यदि बराबर को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, ये कंसेप्ट होता है। यानी इक्वल चीज दोनों तरफ ऐड करेंगे तो दोनों साइड तब भी इक्वल ही रहती हैं। तो ए सी और ए सी तो टू ए सी हो जाएगा, और बी सी और ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन से। इसके बराबर हो जाएगा क्वेश्चन से, ए बी के बराबर, दोनों पार्ट ए बी के बराबर हो गए। ए सी प्लस ए बी सी दोनों किसके बराबर हैं? ए बी के। ए सी प्लस बी सी और ए बी दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये यूक्लिड की ज्योमेट्री में है। यदि बराबर को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है ना। ये कोइंसाइड भी है भाई, ए बी लाइन भी तो ए सी प्लस बी सी के सम के बराबर है, तो ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर हो रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ रख देंगे तो ए सी और ए सी टू ए सी हो जाएगा, और बी सी प्लस ए सी की जगह क्या आ जाएगा? ए सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। ये हो गया टू ए सी, टू ए सी ए बी हो गया, ये टू का डिवाइड कर दो तो ए सी इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 भी 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मिड पॉइंट कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, इफ एंड ओनली फॉर सिंगल मिड पॉइंट, एक ही मध्य बिंदु होता है। तो फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में ए सी बराबर बी सी दे रहा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब भी तो वही था ना कि सी मिड पॉइंट है। तो हमने ए सी और डी दो पॉइंट मान लिए, सी और डी हमने क्या किया, ए बी लाइन पर दो मिड पॉइंट मान लिए, सी एंड डी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रूव करके दिखाना। दो मिड पॉइंट मान लिए सी और डी, सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ए बी रेखा के दो मध्य बिंदु मान लिए सी और डी। एक ए बी लाइन थी, ए बी लाइन पर दो पॉइंट मान लिए हमने। ठीक, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए सी इक्वल टू सी बी। अगर ए सी इक्वल टू सी बी है तो सी मिड पॉइंट है, ए सी इक्वल टू सी बी है तो सी मिड पॉइंट है। ठीक, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू सी बी प्लस ए सी, तो ए टू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, टोटल भी बराबर ही होता है। जैसे 5 बराबर 5 दिया है, उसको 3 3 जोड़ देंगे तो 5 3 8, 5 3 8, तब भी तो बराबर ही है। यानी कोई चीज़ बराबर दी है और उसमें इक्वल वैल्यू दोनों साइड ऐड कर रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो बराबर ही होता है। तो सी बी प्लस ए सी अगर हम डायग्राम से देखें तो किसके बराबर होगा? ए बी के। किसके बराबर होगा? ए बी के। तो ये दोनों के दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। ठीक, कोइंसाइड हो गए, संपाती हो गए। ये दोनों संपाती हो गए, अभी पिछले क्वेश्चन में तो प्रूव किया है।
सी बी प्लस ए सी ए बी के बराबर हो गया। इन वैल्यू को लौट के वहीं रख दो, है ना। इन दोनों को लौट के वहीं रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। सेकंड को फर्स्ट में, सेकंड को फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट है आपका ए सी प्लस ए सी इक्वल टू सी बी प्लस ए सी की जगह ए बी, टू ए सी इक्वल टू ए बी, टू ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ए बी। ये हमने कब किया है, जब सी को मिड पॉइंट पर लिया तब। अगर मान लो ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी माना इसका मतलब डी मिड पॉइंट है, ए डी इक्वल टू क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए डी प्लस ए डी, दोनों तरफ ए डी ऐड करना, डी बी प्लस ए डी। फिर से अगर हम डायग्राम से देखें तो ए डी प्लस वो डी बी प्लस ए डी क्या है, ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी के बराबर। किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो हमने ए बी रख दिया, तो डी बी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी होगा। दोनों कैसे हैं, कोइंसाइड है, समपाती हैं दोनों के, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। ये हमने माना है कि सी और डी दो मिड पॉइंट है, लेकिन हम एक ही प्रूव कर देंगे कि दोनों एक ही जगह पर होंगे। ठीक, डी बी प्लस ए डी ए बी कैसे है, कोइंसाइड है, समपाती है, दोनों समपाती हो गए। तो डी बी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी आ गया। तो इस वैल्यू को लौट के कहाँ रख दो, इक्वेशन 4, इसको 5 मान लिया, तो 4 और 5 को सॉल्व कर लो, 4 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए बी, टू ए डी इक्वल टू ए बी, ये आ गया है ना। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी है, और वो सिक्स क्वेश्चन में आपका ए बी इक्वल टू ए डी है। तो टू ए सी टू ए डी के बराबर हो रहा है, टू ए सी किसके बराबर हो रहा है, टू ए डी के। भाई टू ए सी ए बी के इक्वल है, टू ए डी ए बी के इक्वल है, यानी टू ए सी इक्वल टू टू ए डी, टू से टू कैंसिल, तो ए डी इक्वल टू ए सी आ रहा है। तो इस ए बराबर सी, बी बराबर सी, इस कंसेप्ट से हमने इसको ले लिया, टू ए सी और टू ए डी। टू ए सी इक्वल टू क्या आ गया, टू ए डी, क्योंकि दोनों किसके इक्वल थे, ए बी के, दोनों ए बी के इक्वल थे ना, तो ए बी और इक्वल आ गए, टू ए सी और टू ए डी, टू से टू कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू ए डी। भाई जब दोनों एक बराबर हैं, दोनों एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट है। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है कि सी और डी एक ही जगह पर होंगे, और सी और डी एक ही जगह पर होंगे तो एक लाइन का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। केवल और केवल कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं, एक ही, दूसरा मिड पॉइंट नहीं होगा। ये तभी संभव होगा जब दोनों संपाती हो जाएंगे। क्वेश्चन 6, इसका डायग्राम भी दिया है, कंडीशन भी दिया है, ए सी बराबर बी डी है, ए बी बराबर सी डी आपको प्रूव करना है। ए सी बराबर बी डी दिया है और ए बी इक्वल टू सी डी दिया है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए सी ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी का सम है ना। ये कोइंसाइड है, संपाती है ये दोनों, है ना, कोइंसाइड है, संपाती है। दूसरा हमको क्या चाहिए, बी डी, तो बी डी बी सी प्लस सी डी का सम है। बी डी बी सी प्लस सी डी का क्या है, सम है, टोटल है। बी सी प्लस सी डी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा।
इसकी कहानी भी वही है कि जो वीडी है वो बीसी प्लस सीडी का कोइंसाइड है, संपाती है। ठीक, अब क्या करें, क्वेश्चन में ही दिया है कि एसी और वीडी दोनों इक्वल हैं। जब एसी और वीडी दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख दो, ये आपको गिवन है। गिवन है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, एसी की पुट कर दी, बीडी की, बीसी से बीसी कैंसिल कर दो, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी और सी डी। तो ए बी प्लस बी सी और बी सी माइनस ई है, दोनों साइड बी सी माइनस कर दिया जाए, दोनों को माइनस करेंगे तो बी सी माइनस बी सी कैंसिल। हम थ्योरी की कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, है ना। दो चीज़ें इक्वल दी हैं, अगर उसमें इक्वल ऐड इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी सी कैंसिल हो जाएंगे तो ए बी इक्वल टू सी डी बचेगा, जो कि हमको प्रूव करना था। एक और क्वेश्चन है, यूक्लिड की अवग्रहितों की सूची में दिया हुआ अवग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणा से संबंधित नहीं है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब कोई चीज़ पूरी है, कंप्लीट है, वो उसके पार्ट से तो बड़ी होगी। कोई 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, उसका एक टुकड़ा किया हमने 4 सेंटीमीटर का, तो 4 से तो 10 बड़ा ही है ना, ये पूर्ण है और ये इसका भाग है, पार्ट है, तो पूरा का पूरा तो पार्ट से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो पहला है कंप्लीट इज ग्रेटर देन पार्ट, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना। तो न केवल गणित, केवल गणित में नहीं है, ऐसा हर चीज़ में है। तो ये यूक्लिड की अवग्रहितों की सूची में दिया गया अवग्रहित 5 है, बल्कि हर क्षेत्र में ये सत्य है। ये न केवल गणित बल्कि हर क्षेत्र में कैसा है, ट्रू है। इट इज़ नॉट ओनली मैथमेटिक्स, इट्स ट्रू इन ऑल शेड्स, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर ले लिया हमने, तो ए एक्स से बड़ा है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड 3 हिस्से हैं उसके, और ये क्या है, टोटल है। ये जब टोटल है तो ये इससे तो ये बड़ा ही हो गया।